अपोजिशन के हमारे दोस्त हैं उनके लिए बुरी खबर ये है कि कप्तान जो है ना वो क्रीज पे सेटल हो गए हैं और अब लंबी और प्रोडक्टिव इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं। ये इतनी बदतरीन, नालायक, नाअहल हुकूमत है और हुकूमती टोला मुल्क पे मुसल्लत है। अनरिमार्केबल वजीर आजम की रिमार्केबल फेलियर और करप्शन और चोरी की दास्तान है जिसकी सजा पाकिस्तान की आवाम सुन रही है। IMF के साथ एक ताल्लुक बनाया, एक लैंडमार्क एग्रीमेंट, और हमने रिजर्व को अपने इस्तेहकाम दिया। पिछले 2 साल में हमने 5000 अरब रुपए के माजी के दिए हुए कर्ज वापस किए। जिन्होंने कहा कि हम कर्जे नहीं लेंगे, जिन्होंने कहा कि हम खुद मुख्तार मुल्क बनाएंगे, आज इन 2 सालों में जितनी तेजी से इन्होंने कर्जा लिया है, पाकिस्तान की तारीख में इतना कर्जा नहीं लिया गया। उन्होंने आकर राइट और लेफ्ट की सियासत को साइड पे करके राइट एंड रॉन्ग की सियासत को शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। इमरान खान साहब की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो गए। जितने बुलंदोबांग दावे हैं, जितनी तारीफें हैं, उतनी ही शदीद किस्म की तनकीद है अपोजिशन की जानिब से इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से। एक तरफ जो हुकूमती वज़रा हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी अपनी वजारतों के हवाले से जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी मुख्तलिफ वजीरों ने जारी कर दी हैं। कहते ये है कि हमने वो काम किए हैं 2 साल में जो पाकिस्तान की ये जो 72 साल की जो माजी की तारीख है उसमें नहीं हुए थे। पाकिस्तान को एक डगर पे डाल दिया है। फॉरेन पॉलिसी में भी कामयाब हैं, माशी पॉलिसियों में भी हमने झंडे गाड़ दिए हैं और अपोजिशन के पास रोने के अलावा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ अपोजिशन कहती है कि इन 2 सालों में जितना नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहुंचाया है उसकी मिसाल माजी में कहीं नहीं मिलती। इदारे तबाह कर रहे हैं, करप्शन के इल्जामात पहले पीपल्स पार्टी नून लीग पे लगते थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अपोजिशन करप्शन के इल्जामात लगा रही है। करप्शन के नाम पर सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का जो बाज़गश्त है वो सुनाई दे रही है। गर्ज ये कि मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ सर्वेज भी जारी हुए हैं। आज जो है वो पल्स के सर्वे भी आपने देखा, इसी तरीके से जो पिलडाट का सर्वे था वो भी सामने आया, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च जो है उनके सर्वे भी आए हैं। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर हुकूमत की तारीफ है, स्पेशली जो कोविड के हवाले से गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसकी खासी पजीराई है। दूसरी तरफ जो पॉपुलैरिटी है उसके ग्राफ में कमी नज़र आती है। लेकिन जो एक बाज़ सर्वे के अंदर जो बाज़ चीज़ों पे कंसेंसस है वो ये कि पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि हुकूमत 5 साल की मुद्दत अपनी पूरी करे ताकि उसको अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिले। असल सूरत हाल क्या है? एक नज़र वो है जो कि हुकूमत देख रही है अपनी परफॉर्मेंस को, दूसरी अपोजिशन देख रही है। जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, जो चीज़ों का एनालिसिस कर रहे हैं, जो तज्जिया कर रहे हैं, उनकी राय क्या है, वो किस तरह से देखते हैं, आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पिलडैट के सदर मोहतरम जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं सीनियर तज्जियाकार मोहतरम जनाब शहजाद चौधरी साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ सियासतदान मोहतरम जनाब सेनेटर अनवर बेग साहब। अहमद बिलाल महबूब साहब, कल मैंने सर्वे था जो पिलडैट का वो भी देखा, स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के हवाले से आपने स्पेसिफाई चीज़ों को बताया था कि सिर्फ एक मीटिंग हुई है। हम तो समझते हैं जिस तरह हमें बताया जाता है कि जी कौमी सलामती खतरे में है, रीजनल सिक्योरिटी के हालात जो हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं है, इस तनाजुर में सिर्फ एक मीटिंग, और दूसरा जो उस सर्वे के अंदर बात थी कि मीटिंग जो कि डिक्लेयर मीटिंग है, गो के वैसे तो शायद हर दूसरे तीसरे दिन आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, वो लगभग 25 के करीब इंटरेक्शन थे, जिसमें सिर्फ 3 इंटरेक्शन ऐसे हैं जिसमें डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे। थोड़ा सा इसको इलेबरेट कर दीजिएगा जो कल जो रिपोर्ट थी उसके हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। हमारा ख्याल ये है कि पाकिस्तान को जिस किस्म के कौमी सलामती के चैलेंजेस दरपेश हैं उसकी वजह से हमारी कौमी सलामती की कमेटी यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास बड़ी बाकायदगी के साथ होने चाहिए। अगर ये हर हफ्ते इजलास नहीं हो सकता तो हर महीने इजलास होना चाहिए। वैसे ये दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान इंटरेक्शन बड़ा बाकायदगी से होता है, लेकिन इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है। वैसे तो इस तरह की मुलाकातें फ्रीक्वेंटली
नवाज शरीफ साहब की भी होती थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होता था। तो इंस्टीट्यूशनलाइज करने का तरीका यही है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हों और बाकायदगी से हों। हमने ये देखा है कि बरतानिया में ये वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को बड़े चैलेंजेस नहीं हैं, लेकिन माजी करीब तक उसके हर हफ्ते इजलास होते रहे हैं वजीर आजम की सरबराही में। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए। और ये पहले साल में तो वजीर आजम ने कोई इब्तदा अच्छी की थी कि पूरे साल में 6 इजलास कर लिए थे, यानी हर 2 माह में एक मीटिंग हुई थी। लेकिन ये दूसरे साल में सिर्फ एक मीटिंग हुई है। ये एक तशवीश की बात है। इससे ये लगता है कि वो जो इश्यूज हैं नेशनल सिक्योरिटी के, जिनके ऊपर एक मुसलसल राब्ता तमाम सिक्योरिटी के इदारों के साथ रहना चाहिए, पाकिस्तान आर्मी के साथ भी, नेवी के साथ भी, एयरफोर्स के साथ भी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के साथ भी, और मुतल्लिका वजारतें जैसे वजारत खारजा, वजीर दाखिला और वजीर खजाना, उनके साथ भी एक किस्म की कलेक्टिव एक मीटिंग हो, वो नहीं हुई। तो इसकी तरफ हमारी रिपोर्ट ने तवज्जो दिलाई है कि ये एक थोड़ा सा वरिंग एस्पेक्ट है। और फिर चूंकि वजारत दिफा उसकी कंसर्न वजारत है, अगर मुलाकातों में वो मौजूद ना हो तो ये भी एक थोड़ी सी अनप्लेजेंट सी बात है, नापसंदीदा बात है। और ये ऐसी बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत में ज़माने में ही ऐसा हुआ है, यह पुराना चला आ रहा है, पीपल्स पार्टी के ज़माने में, मुस्लिम लीग के ज़माने में। तो इसको बेहतर होना चाहिए, क्योंकि ये चेंज की गवर्नमेंट है, तो इसे इस्लाहात भी करनी चाहिए और चेंजेस लेके आनी चाहिए। ये हमारी रिपोर्ट का खुलासा ये है। जी शहजाद चौधरी साहब, ये गवर्नमेंट तो आई थी तब्दीली के नाम पे, इसने तो इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना था। इन 2 साल में इंस्टीट्यूशंस की मजबूती की जानिब जो सफर है वो बढ़ा है, वो स्टेटस को की पोजीशन है, या कहीं हमने रिवर्स गियर लगाया है उसके अंदर? देखिए, एक तो अहमद बिलाल महबूब साहब की बात जो उन्होंने कही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बारे में या कैबिनेट कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि वो जिस इदारे को हेड करते हैं, ये उस इदारे के अंदर उस इदारे का बहुत कलीदी किरदार था इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इंस्टीट्यूशन में। आपको याद है कि हमारे सियासी काबरीन, सियासी लीडरान को बहुत ज़्यादा माइल नहीं थे, लेकिन जिस किस्म का काम इनके इदारे ने किया उससे पिछली हुकूमत के अंदर ये उनको कन्विंस किया गया इस अदारे के साथ और इसके काम की वजह से, और फिर वहाँ पे हुकूमत की अपनी सोच के मुताबिक कि ये मामला होना चाहिए। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। और ये कहना कि अब एक डिफरेंट लेवल की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या काउंसिल एग्जिस्ट करती है जिसमें कि बहुत चंद लोग रह गए हैं, उसकी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि बहुत बाकायदगी के साथ आर्मी चीफ या और हमारे फौजी लीडरान की मुलाकातें अब होती हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ। दूसरे, कुछ हमारे जो एडवाइजर्स की पोजीशन में लोग हैं जो कि भले मिनिस्टर ऑफ स्टेट या मिनिस्टर फॉर फुल मिनिस्टर के ओहदे को बराबरी रखते हों, लेकिन बाहर सूरत वो इलेक्टेड लोग नहीं हैं। उसमें चंद मेंबरान ऐसे हो सकते हैं जिनका ताल्लुक एडवाइजर की हैसियत का हो, जिन पे सवालात उठाए जा रहे हैं हमारे कोर्ट्स के अंदर। तो गो कि वो भी रिसेंट चीज़ है, लेकिन बाहर सूरत जिस किस्म के हालात निकले हैं, जिस तरह ये स्ट्रक्चर्स बने हैं, जिस तरह ये यूनिट्स बनी हैं, उसके बाद अंदाज़ा होता है कि शायद ये समझा सोचा गया हो कि इसको महदूद पैमाने पे ही मुलाकात का बंदोबस्त किया जाए। एक तो ये वजह हो सकती है, लेकिन उससे कोई इनहराफ नहीं किया जा सकता कि जहाँ पर आपको इदारों को मजबूत करना है, इदारों को कायम करना है, स्ट्रक्चर्ड बुनियादों पे आगे लेके हुकूमत करनी है, उसी में आपकी कामयाबी है। और इमरान खान को इस तब्दीली के नारे पे आए थे, उनको इन स्ट्रक्चर्स को कामयाब और इंस्टीट्यूशंस को कामयाब, इदारों को कामयाब करके आगे बढ़ना था। वरना अगर वही स्टेटस को मेंटेन करना है जो बाकी हुकूमतों ने किया, तो फिर आज पीटीआई, पीएमएलएन और पीपीपी में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। ठीक, अनवर बेग साहब, इदारों की सूरत हाल बेहतर हुई है, खराब हुई है आपकी नजर में? देखें, मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा। पहले देखें, जब इमरान खान साहब अपने इलेक्शन कैंपेन में थे, उस वक्त उन्होंने पाकिस्तानी कौम को बहुत होप्स दिए थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की जो 10 साल गुजरे, लोग वाकई में तंग पड़े थे, क्योंकि इतनी मैसिव किस्म की करप्शन हो रही थी। जब इतने होप्स दिए, लोगों ने पीटीआई को वोट दिया, पीटीआई गवर्नमेंट में आ गई, और अब आज 2 साल हो गए। आप मुझे इस चीज का जवाब दें कि कौन सी
चीज आज एक गरीब आदमी जो हमारा 95-97% पॉपुलेशन गरीब गुरबा लोग है कि वो खरीद सकते हैं। यानी चीनी आटा जो 2 मेन आइटम है, आप वो देख ले कि असम बात कर रही हैं, गोश्त, बड़े का गोश्त, PIA ग्राउंड हो गई है, हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस। यानी मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कोई कहीं अच्छाई नजर नहीं आ रही कि आज PTI बोस्ट करे कि हमने ये लोगों को फायदा पहुंचा है। BISP और एहसास प्रोग्राम में अरबों रुपए इन्होंने दे दिए, रिजल्ट क्या? 0। यू आर बैक टू स्क्वायर 1। देखिए जी, इस तरीके से सरकारें नहीं चलती। सरकार के अंदर यू नीड गुड टीम वर्क। PTI का प्रॉब्लम ये है कि आधे से ज्यादा कैबिनेट मेंबर्स आर सीजनल बर्ड्स, जो दूसरी पार्टियों से आए, जिनके पास PTI की आइडियोलॉजी नहीं है कि भाई PTI ने करना क्या है। हर आदमी अपनी गीत गा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ आधा टर्म तकरीबन होने वाला है। देखिए, अगर PTI और इमरान खान अपनी डायरेक्शन सही नहीं करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि अगले इलेक्शन में PTI हिस्ट्री हो जाएगी एंड वी विल अगेन फॉल बैक ऑन PMLQ, स्पेशली PMLN, स्पेशली इन पंजाब, क्योंकि जो पंजाब लेता है सबको मालूम है वो फेडरल गवर्नमेंट बनाता है, और जिसके पास पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट है, आई मीन ही इज द बॉस। और वहाँ पे सिंध के अंदर PTI है और वो पीपल्स पार्टी है, और यहाँ पे फ्रंटियर के अंदर ये जो अवामी नेशनल पार्टी है, फजल रहमान, तो ये लोग इमर्ज करेंगे। देखिए, इस वक्त मैं ये समझता हूँ इमरान साहब should be a worried prime minister because he has got nothing to show to the people कि मैंने ये अच्छा काम किया है। आपकी एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं, ह्यूमन एक्सपोर्ट आपकी गिर गई है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या चीज है जो PTI सेलिब्रेट कर रही है 2 years in office. I think they need to put their heads down and think very seriously कि what is wrong with the government. Governance एकदम कमजोर है, पुअर है, यानी हर जगह प्रॉब्लम्स है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ऐसे सीरियस प्रॉब्लम्स हो गए। ठीक, वो उस तरफ आते हैं, सब आते हैं। मैं पर्टिकुलर में चाह रहा था कि स्पेसिफिक गुफ्तगू हो जाए। ठीक है अहमद बिलाल साहब, मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो आपसे फिर पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस जो है उसके हवाले से भी गुफ्तगू कर लेते हैं। और बेग साहब ने जो नुक्ता उठाया है उसके ऊपर कि क्या जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है उससे अपोजिशन को कोई फायदा पहुंच रहा है, कि इसके ऊपर शहजाद चौधरी साहब से बात करेंगे। एक वक्फे के बाद आएंगे तो तीनों मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अहमद बिलाल महबूब साहब, सेनेटर अनवर बेग साहब, शहजाद चौधरी साहब मेरे मेहमान हैं। अहमद बिलाल साहब, पार्लियामेंट के हवाले से 2 साल में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हुकूमत के ऊपर कि वो पार्लियामेंट को इस तरह से चलाए कि उसमें मौसर कानून साजी हो सके। वहां कितनी कामयाब नजर आती है हुकूमत? देखिए, पहले साल से अगर आप तकाबुल करें उस हिसाब से तो सूरत हाल बेहतर हुई है। यानी आप देखें, पहले साल तो हमारी नेशनल असेंबली ने सिर्फ 10 बिल पास किए थे और बहुत तनकीद हुई थी, लेकिन हम ये समझते हैं कि पहले साल में अमूमन काम सुस्त ही होता है, इसलिए तनकीद बिला जवाज थी। अब ये दूसरे साल में इन्होंने 30 कानून पास किए हैं कौमी असेंबली ने, तो इम्प्रूवमेंट तो है, 200% इम्प्रूवमेंट है। अगरचे ये 30 भी तो बहुत ज्यादा नहीं है, मजीद होने चाहिए थे, लेकिन पहले साल से इसकी मिकदार ज्यादा है। लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरफ देखें कि जो ऑर्डिनेंस हैं, 31 ऑर्डिनेंस इस अरसे में प्रमलगेट हुए हैं, जो कि अबाउट 343% बनता है पहले साल से निस्बत इजाफा, तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ये मिला जुला मामला है। लेकिन असेंबली के अंदर इमरान खान साहब खुद बहुत कम आते हैं, पहले साल में ज्यादा है, दूसरे साल में और भी कम हो गया। चीफ मिनिस्टर्स भी बहुत कम आते हैं सूबाई असेंबलियों में, तो असेंबली की कार्रवाई के ऊपर तवज्जो बहुत कम है, उनके बारे में संजीदगी दिखाई नहीं देती। असेंबली की प्रोसीडिंग्स, वो समझ लें कि एक ऐसा इलेक्टोरल कॉलेज है जिससे आप एक बार इलेक्ट हो गए हैं, उसकी उतनी ही अहमियत है। बड़ी मुश्किल से असेंबली ने अपना मुद्दत पूरा की है, 130 दिन की होती है,
उन्होंने 140 दिन पूरे किए हैं अपना एक लंबा सेशन चला के। तो असेंबली की जो कारगुजारी है वो दूसरे साल में कोई बहुत ज्यादा काबिल जिक्र नहीं है, अगरचे पहले साल की निस्बत बेहतर हुई है। ये एक और छोटी सी बात है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास के ऊपर भी बड़ा एतराज है कि जी वो 7-7, 8-8 महीने नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो होना चाहिए था, वो रेगुलर, वो भी बहुत ज्यादा सूबों को शिकायत है, स्पेशली सिंध को। जी ये बात दुरुस्त है। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हो या नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल हो, इन दोनों के इजलास उनकी तादाद हमारे दस्तूर में लिखी हुई है, यानी हर क्वार्टर के अंदर एक इजलास होना चाहिए हमारी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का। लेकिन उससे बिल्कुल आधा भी नहीं है जो इमरान खान साहब की एवरेज नंबर ऑफ CCIs है। और इसी तरह नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल साल में 6 महीने बाद होना चाहिए, साल में 2 मीटिंग्स होनी चाहिए, उससे आधी हुई है। तो ये दोनों हमारे विफाक के पॉइंट ऑफ व्यू से फेडरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए ये दोनों इदारे बहुत अहम हैं, इनकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। तो इसलिए ये जो इदारों को मजबूत करने की बात थी, इमरान खान साहब का ये एक मेन प्लान था कि इदारों को मजबूत किया जाएगा और पार्टी को भी वो पार्टी से ज्यादा एक इदारा बनाएंगे। ये हमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मामला हो, असम्बलियों का मामला हो या अपनी जमात का मामला हो, इसमें उनकी जो एफर्ट्स हैं वो कोई थोड़ी सी लैकिंग नजर आती हैं। कुछ अरसे में आप इनको एक कह सकते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे थे, लेकिन 2 साल हो गए हैं, अब उन्हें इसकी तरफ आना चाहिए। अब ये मार्जिन देना खासा मुश्किल होगा अहमद बिलाल साहब के ये कहे कि ये शहजाद चौधरी साहब जिस तरफ इशारा अनवर बेग साहब ने किया कि PTI की जो परफॉर्मेंस के ऊपर तनकीद है या उसकी अगर आप खराब परफॉर्मेंस का लफ्ज में इस्तेमाल कर लूं, इसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी और नून लीग और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज होंगी जो अपोजिशन में। देखिए, मैं आपके इस सवाल को उससे मिला लेता हूं जो कि आपने अहमद बिलाल साहब से पूछा। इस तरह है कि देखिए, असल में पार्लियामेंट की जो ताकत है वो डिटर्मिन करती है कि आपके मुल्क में जमहूरियत का स्टेटस क्या है, जमहूरियत का हाल क्या है। अगर आपकी पार्लियामेंट कमजोर है तो जमहूरियत कमजोर है। हम ये भूल जाते हैं कि जमहूरियत शायद एक किसी चीज का इलेक्शनों का नाम है या इलेक्ट होके आने का और असेंबली में बैठने का नहीं। पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस डिटर्मिन करती है कि जमहूरियत का स्टेटस या जमहूरियत का स्टैंडर्ड क्या है आपके यहाँ। तो जो हमारी पार्लियामेंट का हाल है वो हमारे सबके सामने है और उसका कुछ इशारा बिलाल साहब ने दिया। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं इसकी जिम्मेदारी PTI को सिर्फ इसलिए नहीं देता कि PTI के पास एक तो बहुत कम मार्जिन के ऊपर वो बैठे हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक, बहुत लिमिटेड उनकी वहां पे पार है, चेंज है जो बिटवीन देम एंड द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन बहुत मजबूत है, लेकिन इस मजबूत ऑपोजिशन ने जब जज किया कि PTI कमजोर है न सिर्फ अपनी सीटों के लिहाज से बल्कि इस लिहाज से भी कि अपनी परफॉर्मेंस और समझ के लिहाज से, तो उन्होंने भी पार्लियामेंट का काम छोड़ के हमला दर हमला गवर्नमेंट पे करना शुरू कर दिया। वो पार्लियामेंट जो कि शेडो गवर्नमेंट का काम करे, जो कि अल्टरनेट पॉलिसीज लेके आए, जो कि एक अल्टरनेट सोच को लेके आए। अगर हुकूमत काम नहीं कर रही, मुल्क तो आखिर अपना है, अवाम तो आखिर अपने हैं, आपके इतने बड़े जहन किस काम के अगर आप ये काम नहीं कर सकते। तो आज ये फेलियर, जब हम पार्लियामेंट का फेलियर देखते हैं तो उसमें मुझे सिर्फ PTI का फेलियर नजर नहीं आता, ये तमाम बड़े बड़े लीडरान जो कि आज हुकूमत लेने के पीछे बैठे हुए हैं, उनका सबसे बड़ा फेलियर है कि आपके इतने तजर्बे, इतने दिमाग, इतनी सोच के बाद भी आप इस हुकूमत को गाइड नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी बात जो फेलियर आपको नजर आता है वो। बाकी जहां तक परफॉर्मेंस का तल्लक आपने कहा, जो कि बेग साहब ने बात की, बिल्कुल देखिए बात यह है कि इदारे मजबूत होंगे तो फिर हम आगे लेके इस हुकूमत को चल पाएंगे। आज इमरान खान 2 साल के बाद अगर बैठे और अपना हिसाब किताब करें तो उनको बहुत कुछ अगले 3 साल में करना है ताकि वो अपने आप को कायम रख सकें या अपनी पार्टी को कायम रख सकें। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। टीम का उसके अंदर बड़ा क्लियर फुकदान नजर आता है, टीम वर्क का फुकदान नजर आता है, सही लोग सही जगह पे नहीं बैठे हुए, सही लोगों की इलेक्शन उनको सही चुना नहीं गया सही जगहों के लिए। तो मेरा ख्याल है ये कमजोरियां बिल्कुल वाज़ेह हैं। बेग साहब, ये जो कमजोरियों की जानिब आपने पहले सेगमेंट में इशारा किया था, इतनी सारी कमजोरियों के बावजूद और शहजाद चौधरी साहब के बकौल इतनी भरपूर अपोजिशन के बावजूद अपोजिशन हुकूमत की कमजोरियों से फायदा क्यों नहीं उठा सकी? देखें जी, ये सबको पता है कि पावर कहाँ लाई करती है। ये कभी कभार आपने देखा है पिछले 6-8 महीने में झटके दिए, कभी वो
PMLQ आंखें दिखाने लगी, कभी NQM आंखें दिखाने लगी, कभी कोई और पार्टी आंखें दिखाने लगी, कभी मौलाना फजल रहमान साहब धरना उन्होंने किया। तो मैं समझता हूं कि PTI की हुकूमत को किसी ने शोल्डर किया हुआ है। अगर आज ऑपोजिशन पार्टीज ये चाहें कि इमरान साहब को टॉपल कर दें पार्लियामेंट में, आसानी से कर सकते हैं, एंड सो दे कुड डू दैट इवन इन पंजाब, बड़ी थिन इनकी मेजॉरिटी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस वक्त, और इस सपोर्ट का मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि PTI की हुकूमत उसका फायदा नहीं उठा रही इन शेप ऑफ यानी अलर्टनेस। जहां तक देखें कौम को क्या चाहिए, एक आम आदमी जो हमारा, माफ कीजिएगा मैं ये बात मुझे करनी नहीं चाहिए कि हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल आर इलिटरेट, वो बेचारों को रोटी चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, हम ये बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं कि जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये बहुत ऊंची बातें, पर कॉमन मैन इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो चाहता है बिजली हो, गैस हो, आटा हो, चीनी हो, अस्पताल हो, कि उनके बच्चों को कोई सहूलत मिले, उनको नौकरियां मिले। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज बिग कॉन्फ्रेंसेज और मीटिंग्स। वो चीज PTI डिलीवर नहीं कर सकी। महंगाई पे महंगाई होती चली गई। आप इससे अंदाजा करें कि शुगर स्कैंडल जो कमीशन बनाया, आज सिंध गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया कमीशन को, 0/0 आप हो गए। तो देखें ये वीकनेसेस हैं, द रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं नजर आ रही। यानी इस वक्त इट्स फ्री फॉर ऑल। जिस दिन इनको इशारा मिलेगा ऑपोजिशन पार्टीज को, 1 मिनट नहीं लगेगा, PTI की गवर्नमेंट गिर जाएगी, क्योंकि इनके पास कोई मेजॉरिटी नहीं है। जब तक इशारा नहीं होगा बेग साहब, ये इसी तरीके से चलेगा मामला, नहीं चलेगा लिबड़ा लूला कि आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, अनसर्टिनिटी में। और इसके अंदर होगा, हो ये रहा है कि कौम पिस रही है। यानी आप मुझे इस बात का बताएं, आप सड़क पे जाके किसी से बात करें, किसी जुम्मा बाजार में जाएं, इतवार बाजार में जाएं, कीमतें आप देखें, लोगों से बात करें। लोग, मैं आपको बताऊं, कुछ अरसे पहले, ये 2-3 महीने पहले की बात है, मैं जुम्मा बाजार या पारा में गया इतवार बाजार को। आप यकीन करें, मुझे लोगों ने कहा कि हमने देगी चढ़ाई है बड़ी इमाम के PTI गवर्नमेंट से हम ठीक हमारी जान छूटे, जो PTI को लेके आए। ये सडन चेंज ही हुआ है। देखें, आपको चाहिए कि लोगों की मदद करें, आप आम आदमी की मदद करें। अगर आम आदमी आपके साथ है, देन यू विल बी स्ट्रांग। फिर ये अपोजिशन भी नहीं बात कर सकेगी। ठीक, वो परफॉर्मेंस वाली बात आ गई ना, गवर्नेंस और परफॉर्मेंस वाली बात। शहजाद चौधरी साहब आपको कमेंट कर रहे थे अनवर बेग साहब की बात के ऊपर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आप हमारी सियासत की बैंकरप्सी या इस्तेसाल का अंदाजा लगाइए। और बेग साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर इशारा हो जाए इस ऑपोजिशन को तो ये गवर्नमेंट आज गिर सकती है। मैं इस्तेसाल या उसकी जो बैंकरप्सी का आलम ये है कि ऑपोजिशन को भी किसी का इशारा चाहिए हुकूमत गिराने के लिए और हुकूमत में आने के लिए। यानी यहाँ पर कोई हुकूमत में बगैर इशारे के नहीं आ सकता, कोई हुकूमत बगैर इशारे के गिर नहीं सकती, कोई ऑपोजिशन बगैर इशारे के काम नहीं कर सकती। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल ताकत जो है वो इतनी कंस्ट्रेंड है, कंस्ट्रेंड से ज्यादा इतनी कमजोर है, इतनी डिपेंडेंट है, क्रचेस पे तमाम का तमाम आपका सियासी निजाम खड़ा हुआ है। तो आज ये जो हमें लेमेंट करना है, अफसोस करना है, वो सिर्फ इस पे नहीं करना कि ये हुकूमत जो है अभी तक कायम क्यों है, या ये गिर क्यों नहीं रही, या अपोजिशन ने काम क्यों नहीं, इस पे करना है ये पूरे का पूरा सियासी निजाम क्रचेस पे खड़ा है, अपने तई अपनी ताकत नहीं रखता कि अपने आप को कायम रख सके। वरना असूलों की सियासत होती, प्रिंसिपल की सियासत होती, अवाम के लिए सियासत होती, रियासत के लिए सियासत होती। ठीक बात है। मैं शहजाद चौधरी साहब एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर अपने प्रोग्राम को जो है वो आखिरी हिस्से में इसमें कंक्लूड करेंगे और कुछ और अहम जो नुकाते हैं उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। शहजाद चौधरी साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब, सेनेटर अनवर बेग साहब मेरे साथ मौजूद है।
بیگ صاحب دو تین بڑے اور اہم اسپیکٹ ہیں جو کہ بڑے اسٹرانگ فوٹنگ تھی عمران خان صاحب کی. ایک اوورسیز پاکستانی, دوسرا بزنس کمیونٹی. یہ دونوں کدھر کھڑے ہوئے ہیں 2 سال بعد عمران خان کی حکومت میں؟ سپورٹ میں کتنی سپورٹ لائن میں کمی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک اوورسیز پاکستانیز کا تعلق ہے, اوورسیز پاکستانیز نے عمران خان کو ڈیورنگ اس کرکٹنگ ٹائم اور سون آفٹر ریٹائرمنٹ ان کو بہت سپورٹ کیا ایز فار ایز شوکت خانم ہاسپٹل از کنسرن. یہ ایک میں فل مارکس دیتا ہوں عمران خان کو کہ جو یہ ہاسپٹل بنائی, یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اب جب یہ پاور میں آئے ہیں, جو وعدے انہوں نے کیے تھے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ ہم آپ کے لیے پاکستان میں یہ کریں گے, آپ آئیں اپنے پلاٹس لیں. آج بھی اوورسیز پاکستانیز جو پراپرٹیز یہاں خریدتے ہیں, قبضہ گروپ اتنے پاورفل ہیں یہاں پہ, وہ قبضہ کر لیتے ہیں. اوورسیز پاکستانیز یہاں رہتے نہیں ہیں, کوئی ان کے چوکیدار ہوتے ہیں, ان کے گھر قابو ہو گئے, ان کی زمینیں ٹیک اوور کی, تو دے آر ویری ڈس اپوائنٹڈ. اور ابھی پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا عمران صاحب نے اپیل کی تھی اوورسیز پاکستانیز کو $1000 بھیجنے کے لیے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹکا بھی نہیں بھیجا, کیونکہ وہ فگرز آج تک آئی نہیں بات. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور جہاں تک بزنس کمیونٹی کا تعلق ہے, بزنس کمیونٹی کو بڑے ہوپس دیے تھے عمران صاحب نے بیفور دی الیکشن. پر جب پاور میں آئے تو ان کو بزنس مین کو کیا چاہیے؟ ان کو لا اینڈ آرڈر چاہیے, بجلی چاہیے, گیس چاہیے, پانی چاہیے. اب کراچی میں جتنی انڈسٹریز ہیں, آپ کراچی کا حال دیکھیں, وہاں آدمی کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے تو وہ انڈسٹری کو پانی کیا دے گا؟ بجلی کی قیمت اگر $5 وہ پرائز کوٹ کرتا ہے اپنا جو بزنس مین اپنے بائر کو, تو وہ بجلی کی قیمت اگلے مہینے بڑھ جاتی ہے, پتہ چلتا ہے اس کو گھر میں $60 پڑ رہا ہے. گیس ہے نہیں, پانی ہے نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ڈس اپوائنٹمنٹ آل اوور ہے. میں یہ ایڈوائس پرائم منسٹر صاحب کو یہ کروں گا, پلیز اپنی صحیح ٹیم کے ساتھ بیٹھیں, اپنے پی ٹی آئی ممبرز کے ساتھ بیٹھیں اور سوچیں کہ واٹ وینٹ رانگ ان دا لاسٹ 2 years. یہ لوگ کیوں ناراض ہیں؟ لوگ غصے میں ہیں, اور جب لوگ غصے میں ہوتے ہیں تو پھر الیکشن کے وقت پی ٹی آئی کا نام و نشان نہیں رہے گا, کیونکہ لوگوں کو پولیٹیکل لاس ہوگا. بالکل ٹھیک. Even I had a lot of hope in Imran Khan. Personally, the man is honest. But ان کے آگے پیچھے جو لوگ ہیں, آپ روز اسکینڈل سن رہے کہ کوئی یہ کھا گیا, کوئی وہ کھا گیا, شوگر اسکینڈل, آٹا اسکینڈل, آئی پی پی کا اسکینڈل, وہ ہیلتھ منسٹری کے اندر اسکینڈل. تو میں یہ سمجھتا ہوں اٹس اے ویری سیریس ٹائم فار عمران خان. ہی ہیز ٹو تھنک ویل اینڈ تھنک ان دا رائٹ ڈائریکشن کہ آگے انہوں نے کیسے حکومت چلانی ہے. جی شہزاد چودھری صاحب, یہ جو بیگ صاحب کا آرگومنٹ ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر یہی سوال آپ کے سامنے رکھوں کہ واٹ وینٹ رانگ, تو کیا ہوگا آپ کا جواب؟ دیکھیے, واٹ وینٹ رانگ تو بہت کچھ ہم کہہ چکے پچھلے 2 سال میں. ٹھیک. اور اگر عمران خان صاحب کو ابھی بھی سمجھ نہیں آیا کہ واٹ وینٹ رانگ, تو پھر تو میں کہتا ہوں اگلے 3 سال بھی ضائع جائیں گے. ٹھیک. یعنی اپنی غلطیوں کو جاننا, پہچاننا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہاں پہ یہ آئے گا 2 سال کے بعد, جب آپ اپنی غلطیوں کی نشاندہی کر چکے, پہچان چکے مجھ سے کہاں پہ کیا غلطی ہوئی. اب آ جاتا ہے وہ موقع جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ میں تو بڑا سٹبن ضدی آدمی ہوں, میں تو کبھی وکٹ سے ہٹا نہیں جب تک 100 پورے نہ کروں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ 100 آپ نے صرف 5 دن میں پورے کرنے ہیں, آپ کے پاس 5 سال نہیں ہے اس کے لیے. 5 دن کا ٹیسٹ میچ ہوتا ہے, تو آپ کو اس وقت کے اندر ہی کام کرنا ہے. تو یہ جو اگر کوئی کسی قسم کی جسے کہتے ہیں کہ ایک اپنی پرسیپشن ہو اپنے بارے میں کہ میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا, میں سب پہ حاوی ہوں اور میں نہیں سیکھوں گا اپنی غلطیوں سے, یہ سب سے بڑی تباہی کی ان کی اللہ نہ کرے, لیکن یہ کوئی اس طرح کی ایک نشانی ہو سکتی ہے. کرنا کیا ہے؟ جو سارے سوال جو اپنے جتنے بھی آپ نے بیگ صاحب نے باتیں کی بالکل درست, اس کا کیا ہے معاشی طور پر جب تک آپ معیشت کو لے کے کسی ڈائریکشن کے ساتھ نہیں چلیں گے, شوکت خانم کے لیے پیسہ لینا, نمل کے لیے پیسہ لینا, لوگ بھاگ بھاگ کے آپ کو دیں گے کیونکہ عمران خان کی ذات کو دے رہے ہیں پیسہ. ٹھیک. وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کچھ بن جائے گا, ہو جائے گا, یہ ضائع نہیں جائے گا. لیکن حکومت سے پاکستان کو پیسہ دینا یہ آج تک کبھی حکومت پاکستان دیا کرتی ہے, لیا نہیں کرتی لوگوں سے سوائے ٹیکس کی شکل میں, اور ٹیکس بھی لوگ اب کم دیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یقین ختم ہو چکا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا جب تک آپ معیشت کو صحیح چیزوں پہ استوار نہیں کریں گے, اس میں ایک امید نظر نہیں آئے گی, تو اس وقت تک آپ کو. اب دیکھیے جولائی کے مہینے میں میکسیمم یہ آئی ہیں باہر سے پیسہ آیا,
کل پرسوں کی یہ ریمیٹنسز جو آئی ہیں، جو کل پرسوں کی رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ ریمیٹنسز کیا ہیں؟ لوگ پیسہ بھیج رہے ہیں یہاں پہ لگانے کے لیے، کس کام کے لیے؟ یہ جو آپ نے کنسٹرکشن کا سیکٹر کھولا ہے، ان کو امید ہے کہ کراچی میں، لاہور میں، آگے پیچھے وہ پیسہ لگائیں گے اور ان کو فائدہ پہنچے گا۔ معیشت کا ایک رستہ کھولا آپ نے۔ اسی طریقے سے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ معاشی طور پر اور کون سے ایسے رستے ہیں جن کو کھولا جائے تو پھر ہم باہر کے لوگوں کو انٹرسٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ ایف ڈی آئی کی شکل میں آتا ہے یا ریمیٹنسز کی شکل میں آتا ہے یا کسی اور شکل میں آتا ہے۔ یہی سب سے بڑا ان کا فوکس اور آبجیکٹو ہونا چاہیے۔ بیگ صاحب، بہت ساری خامیوں کے باوجود بھی عمران خان صاحب کی کوئی اچیومنٹ ہے 2 سال کے اندر جو آپ کو نظر آتی ہو کہ یار یہ کام، یہ اچیومنٹ ہے جو 2 سال میں اس گورنمنٹ کی ہے؟ بھائی مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ میں تو آج حفیظ شیخ صاحب کو سن رہا تھا اور وہ قوم کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے اتنے بلین پیسے واپس کیے ہیں اور ہم نے یہ مارکا کیا ہے۔ ارے بھائی یہ تو بتاؤ تم نے کون سی ارننگ کے ساتھ وہ پیسے واپس کیے ہیں؟ ایکسپورٹ ارننگ یا ہوم ریمیٹنسز؟ یہ تو آپ نے نئے ادھار جا کے لیے ہیں مہنگے قیمتوں پہ پرانے ادھار اتارنے کے لیے، اور یہ بھڑکے مارتے ہیں۔ اوپر سے اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان جم گئے کریز کے اوپر۔ اسد عمر صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے، کرکٹ کی ایک سیئنگ ہے، کرکٹ از بائی چانس، کوئی پتہ نہیں نیکسٹ بال میں وہ بولڈ ہو جائے، اور عمران صاحب کے اور پی ٹی آئی کے ہاتھ میں نہیں ہے بولڈ ہونا۔ جب بولڈ ہوگا تو آپ کو پتہ ہے جب اشارہ آئے گا امپائر نے ایک دم انگلی کھڑی کر دینی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہی ہیز ٹو تھنک ویری سیریسلی، اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ہی ہیز ٹو پٹ ہز ایکٹ ٹوگیدر۔ اگلا یہ 2 سال ان کے لیے بہت کروشل ہیں۔ یہ 2 سال میں پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی آگے چل سکے گی ایز اے پولیٹیکل پارٹی، یا پی ٹی آئی ایک دم ایک چھوٹی پارٹی رہ کے اور ختم ہو جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، جہاں تک آپ نے اچیومنٹ کی بات کی، مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ آئی شوڈ بی پراؤڈ ٹو سے کہ یس پی ٹی آئی ڈڈ دس گریٹ تھنگ، کیونکہ آپ دیکھیں ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، آٹا، چینی کی، بجلی، گیس کی پرائس اگر نیچے ہو جاتی جب عمران صاحب آئے تھے اور نیچے کرتے تو ہم کہتے ہاں ونڈرفل جاب ڈن۔ بٹ اگر آپ نے کوئی کام کیا جو ٹاپ ایلیٹ کو فائدہ ہوا ہے تو اس سے تو مجھے تو خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ دے آر ناٹ دا ووٹرز، وہ کبھی ووٹ ڈالنے بھی نہیں جاتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہی ہیز ٹو ریئلی سیریسلی تھنک اباؤٹ دا فیوچر آف ہز پارٹی۔ شہزاد صاحب، یہ جو مہنگائی، بے روزگاری، عوامی مسائل، یہ کتنا بڑا خطرہ ہے عمران خان کی حکومت کے لیے؟ کتنا بڑا لاوا پکڑا ہے؟ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اسی کی بنیاد پہ عوام فیصلہ کرے گی کہ یہ حکومت کامیاب رہی یا نہیں رہی۔ اب تک تو جو کمنٹس ہیں اس کے حساب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت اپنے منشور، اپنے کام کے اندر بالکل ناکام رہی ہے، اور یہی تبدیلی لانے پڑے گی عام آدمی کو امپیکٹ کرنے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا اگر جواب اگر آپ اجازت دیں، آپ نے پوچھا تھا کہ ان کی کامیابیاں کیا ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کی کامیابی یہ ہے کہ 2 سال کے بعد آج بھی قائم ہے اس طرح کی گورننس کے ساتھ، اس طرح کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی گورنمنٹ 2 سال تک قائم ہے تو پھر ان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ان کی اپنی کامیابی نہیں تو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ ہے، یہ ان کی کامیابی ہے کہ سپورٹ اویلیبل ہے۔ نمبر 2، کووڈ-19 جب کورونا کے اندر میرا خیال ہے کہ خوش قسمتی کے ساتھ کورونا کے اندر میرا خیال ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، کچھ قسمت اچھی تھی، کچھ شاید ہم سے فیصلے اچھے ہو گئے۔ میرا خیال ہے وہ پرفارمنس بھی اچھی گنی جائے گی۔ تیسرا، جو سلائیڈ تھی ہماری معیشت کے اندر، جو بالکل ہم ایک دہانے پہ کھڑے تھے اور پھر گرنا شروع ہو گئے جب یہ حکومت آئی ہے، اس وقت اس سلائیڈ کو مجھے اب نظر آتا ہے کہ رک گئی ہے وہ سلائیڈ۔ اب کیا ان کے اندر اتنی سخت اور طاقت ہے کہ واپس چڑھائی کا سفر شروع کیا جائے اور اس گڑھے میں سے باہر نکلا جائے؟ یہ دیکھنے کی بات۔ اچھا، آخری بات میں پہلے بیگ صاحب سے پھر شہزاد چودھری صاحب، جو سپورٹ کا ذکر ہو رہا ہے وہ کتنی سسٹینیبل نظر آتی ہے بیگ صاحب آپ کو اس پرفارمنس کے بعد بھی؟ آپ بھول گئے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کا کیا ہوا تھا؟ ٹھیک، آپ کو یاد ہے کہ ساری اپوزیشن پارٹی سینٹ میں انہوں نے کہا کہ بھئی نو کانفیڈنس آ رہا ہے، اور جب ووٹنگ ہوئی تو پتہ چلا وہ جو ممبرز تھے پی ٹی آئی کے اور پی ایم ایل این کے، انہوں نے جا کے سنجرانی صاحب کی سپورٹ میں ووٹ ڈال دیا۔ کہانی ختم ہے بھائی۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں، آپ میرے سے یہ ایسا
और बचपना का सवाल क्यों कर रहे हैं? You know who the powers are. अच्छा ठीक, शहजाद चौधरी साहब, पार्लियामेंट में सब कुछ देखते हैं। इस सपोर्ट के नतीजे में इमरान खान जो हद से ज्यादा खुद एतमादी का शिकार हो गए, वो कितना नुकसानदेह? आखिरी कमेंट कर। मुझे ये बताइए कि खुद एतमादी तो खुद ऑपोजिशन ने इनको दे दी है। ठीक, ऑपोजिशन का हाल देख लीजिए, पीएमएलएन का क्या हाल है, ये आपको नजर आता है? वहां पर एक लीडरशिप इमर्ज होती हुई या किसी को सामने आने देते हैं? वो खुद अपॉर्चुनिटी की तलाश में नजर आती है ऑपोजिशन जो। हाँ, इतने धड़ों में बढ़ चुके हैं कि आपको समझ नहीं आती, और पीएमएलएन को खुद भी समझ नहीं आ रही कि आए मुस्तकबिल में उनकी शक्ल क्या बनेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट है, ऑक्सफोर्ड का, आज के 21वीं सदी का, इसकी सियासत आपको नजर आती है? 21वीं सदी की सियासत है ये, तो आपको 18वीं सदी में या 19वीं सदी में वापस ले जा रहे हैं। सही। तो ये प्रॉब्लम है आपकी सियासत का कि ऑल्टरनेट्स ना होने की वजह से आप मजबूत करते हैं हाथ प्राइम मिनिस्टर के या इस गवर्नमेंट के, जो कि बादियों नजर में एक कमजोर गवर्नमेंट नजर है। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात। शहजाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, अनवर बेग साहब बहुत शुक्रिया, अहमद बिलाल महबूब साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में थे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।